हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2022 के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। ठीक है, जो एग्जाम हुआ था आपका नेट का दिसंबर 2022 का, राइट। जो एग्जाम हुआ था आपका कभी फरवरी 2023 में, राइट। यानी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके मैं आपको पेपर 1 के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही मैं ऐसी सीरीज को कंटिन्यू करूं और पेपर से पहले ऑलमोस्ट कम से कम 3-4 पेपर तो इजीली सॉल्व करा लूं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस भी लेके आ सकती हूँ अगर आप कमेंट करेंगे तो। एंड उससे हम क्या करेंगे, जो आपका लेटेस्ट फरवरी में जो पेपर हुआ था 2023 में, उसके मैं पीवाईक्यूज आपके साथ कवर करने वाली हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर पार्ट नंबर 1 ऑफ 2020 पेपर सोल्यूशन, पीवाईक्यूज ऑफ पेपर। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट एंड मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर्क हार्डर एंड परसिस्ट व्हेन दे हैव अ हाई सेंस ऑफ एफिकेसी। अब यहाँ पे मेन चीज आती है एफिकेसी। क्या होता है एफिकेसी? मतलब कि आपको एज अ पर्सन खुद पे विश्वास है कि ठीक है, मैं अगर कोई भी काम करूंगी उसको पूरा अपना एफर्ट डालूंगी, मैं उसमें अपनी पूरी स्किल्स को यूज करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं उस काम पे सक्सेसफुल होंगी। उसे हम कहते हैं एफिकेसी। एफिकेसी इज नथिंग बट द एबिलिटी। आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे, अपनी स्किल्स यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस काम में क्या करोगे, सक्सेस हासिल करोगे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज एफिकेसी। ठीक है, तो यहाँ तक तो सीधी बात है। अगर टीचर और स्टूडेंट्स मिलके हार्ड वर्क करेंगे और परसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं आप एक दिन हार्डवर्क करेंगे दूसरे दिन नहीं करेंगे नहीं चलेगा ऐसे, राइट। तो अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर हार्डवर्क करेंगे, कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करते रहेंगे तो उनको हाई सेंस ऑफ एफिकेसी तो आएगी। ये स्टेटमेंट तो राइट है, राइट। आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग does not enhance self efficacy in both students and teachers। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपकी आइदर टीचर स्टूडेंट्स की सेल्फ एफिकेसी बढ़ती नहीं है। डज नॉट पूछा है हमसे क्या पूछा है, हमसे डज नॉट पूछा है। बोलता है इसमें से ऐसी वो कौन सी चीज है जिसको करने की वजह से आपकी सेल्फ एफिकेसी नहीं बढ़ती है। तो देखते हैं, डे टू डे सक्सेस इन अचीविंग टास्क, इससे तो सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी, राइट। अगर मैं हर दिन के कामों में क्या कर रही हूँ, सक्सेस अचीव कर रही हूँ, अपने टास्क जो डे टू डे के हैं वो अच्छे से कर रहे हूँ, आइदर एज ए स्टूडेंट और एज अ टीचर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे अंदर सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी। मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो होप है, मेरी जो एबिलिटी है कि मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अगर हार्डवर्क करूंगी या कुछ भी करूंगी तो मैं सक्सेसफुल होंगी, तो वो तो चीज इससे होगी, राइट। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, फॉर्मल स्कूल रिलेशनशिप दैट फोकस सोनली ऑन स्किल्स। बोलता है कि फॉर्मल स्कूल रिलेशनशिप्स, एक तो आप स्कूल में रिलेशनशिप्स रखो और वो रिलेशन कैसे होना चाहिए, फॉर्मल यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मल ही होना चाहिए, वो पढ़ाई तक ही सीमित होना चाहिए। तो ये सही बात है क्या? नहीं। कई बार हम अपने टीचर्स के साथ इनफॉर्मल रिलेशंस भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ बोलते हैं ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हम उनके साथ मिलके कोई कमिटीज में काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या पता चलता है, हमें बियॉन्ड स्टडीज भी बहुत सारी उनसे चीजें सीखने को मिल जाती है, राइट। तो जरूरी नहीं है स्कूल रिलेशनशिप फॉर्मली हो, राइट। और यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, दैट फोकस सोनली ऑन स्किल्स। ऐसा स्कूल रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ, सोनली बोला है यहाँ पे, सोनली ऑन स्किल्स, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस किसके ऊपर है, स्किल्स के ऊपर है। तो ये तो बात गलत है। कोई भी चीज इकलौती कभी भी काम नहीं करती है, राइट। सिर्फ आप स्किल्स के बेसिस पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में या आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। तो बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, या बी इज नॉट द राइट थिंग, राइट। तो उसके वजह से बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे फिर भी देख लेते हैं, असिस्टेंस फॉर मोर नॉलेजेबल पार्टनर्स, इससे तो सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी, है ना।
अगर मेरे को हेल्प मिलती है ज्यादा नॉलेजेबल लोगों से तो उससे तो मेरी सेल्फ एफिकेसी बढ़नी है। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दोज इन द एनवायरमेंट, इससे भी अच्छी बात है। लोग मेरे से ज्यादा उम्मीद रख के बैठे हैं एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट, तो वो भी मेरे लिए अच्छी बात है। तो ऐसी कौन सी बात है जिससे मेरी सेल्फ एफिकेसी नहीं बढ़ती है? द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। जब आपका स्कूल सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के ऊपर फोकस करता है तो उससे आपकी कोई सेल्फ एफिकेसी बढ़ने वाली नहीं। ठीक है, आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए, राइट आंसर क्यों है कैसे है वो आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज मोर सूटेड व्हेन टीचर्स। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखिए ना, टीचिंग के मेथड्स होते हैं। ठीक है, टीचिंग के दो मेथड्स होते हैं। ब्रॉडली अगर हम बोलें तो टीचिंग के दो मेथड्स होते हैं ब्रॉडली। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब यहाँ पे डायरेक्टली टीचर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे डायरेक्टली बच्चे के साथ टीचर लग के बैठ के खुद से काम कराता है, उससे काम कराने में उसको मदद करता है, काम करता है उसके साथ बैठ के, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जो मोस्टली कब यूज होता है? जब आप छोटे होते हो, राइट? जब आप नर्सरी जूनियर सीनियर या इवन आप अपने फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में होते हो तब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे टीचर को आपको एक एक चीज बैठ के खुद आपके साथ करा के सिखानी पड़ती है, राइट? अगर से फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको सिखाना हो ए फॉर एप्पल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बार बार आपसे रिपीट कराना पड़ेगा, बार बार आपसे लिखाना पड़ेगा, है ना? तब जाके आपको वो चीज याद रहेगी, राइट? तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है? यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को फ्री कर देता है कि ठीक है ये काम है, ये तुम करके आना। अब वो स्टूडेंट खुद से सीखता है, ठीक है, कि उसको कैसे करना है, क्या करना है। से फॉर एग्जाम्पल जब टीचर आपको स्कूल में प्रोजेक्ट्स देते हैं, जब आप बड़े हो जाते हो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं, राइट? अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ये प्रोजेक्ट्स क्या है? ये प्रोजेक्ट्स आपका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, जहाँ पे टीचर आपको क्या करता है? टीचर आपको छोड़ देता है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज देख के, आपको बेसिक आइडिया सजेशन देख के वो आपको छोड़ देता है कि अब तू जान अपना प्रोजेक्ट खुद बना बैठ के। तो उससे क्या होगा? स्टूडेंट खुद से लर्न करता है, ना कि उसको टीचर सिखाता है, बट स्टूडेंट यहाँ पे खुद से एक्टिवली लर्न करता है। ठीक है, तो ये दो है आपके टीचिंग के मेथड्स। अब हमसे क्वेश्चन किस पे पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट मेथड के ऊपर। तो बोलता है डायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा कब सूट होता है? तो डायरेक्ट मेथड कब से ज्यादा सूट होता है? जब टीचर्स क्या करते हैं? टीच करते हैं बेसिक स्किल्स। अब फर्स्ट ऑप्शन में ही राइट आंसर मिल गया, राइट? क्यों? जब आप बेसिक चीजें सिखा रहे हो, जैसे मैंने आपको एबीसीडी सिखानी है, मेरे को आपको प्लस माइनस सिखाना है, बेसिक एजुकेशन जब मुझे आपको सिखानी है, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज द मोस्ट यूजफुल। क्योंकि वहां पे क्या होता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के केस में टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव होता है ना? छोटा सा बच्चा है, उसको आप ए फॉर एप्पल क्या ए फॉर बॉल भी बता दोगे ना, तो वो उसको भी राइट ही मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी पता है, उसको तो आप सिखा रहे हो बेसिक चीजें। उसको अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई तेरे को खाना तो चम्मच से ही खाना है, तो वो आप उसको सिखाओगे तो वो वैसे ही सीखेगा जैसे आप उसको सिखा रहे हो, राइट? तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कब काम आता है? जब टीचर आपको बेसिक स्किल सिखाता है, तभी आपको डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग काम आता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बट आपका राइट आंसर तो फर्स्ट में ही मिल गया। Have their explored pathways to solve a mathematics problem। अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात करें, एक्सप्लोर यानी कि इनडायरेक्ट मेथड हो गया। मैंने आपको क्या कर दिया? एक टीचिंग मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम दे दिया और मैंने बोला जाओ भाई इसका सोल्यूशन ढूंढ के दिखाओ, तो ये तो इनडायरेक्ट मेथड हुआ, तो ये तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता। Encourage their students to refine their creativity in art, ये भी डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता। मैं आपको क्या कर रही हूँ? एनकरेज कर रही हूँ कि भाई आप अपने आर्ट्स में ना और रिफाइन होते जाओ और बेटर होते जाओ, तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड हो गया। असाइन क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज, ये भी इनडायरेक्ट मेथड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करने को दे रही हूँ, ऐसा काम करने को दे रही हूँ जो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व करता है, जिसमें आपको सोच विचार करके आपको वो चीजों का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट? तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहाँ पे होता है? जब आप
आप एज अ टीचर बेसिक स्किल्स अपने स्टूडेंट को सिखाते हो, वहां पे ही डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को यूज किया जाता है। जैसे आप छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हो स्कूल्स में, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, वो सब स्टेजेस में जब आप टीचिंग करते हो तो उसे हम बोलते हैं, उस टाइम पे हम जो टीचिंग करते हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टीच बेसिक स्किल्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो कि है मैचअप। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पेस कम होने की वजह से मेरे पास, मैंने क्या किया, क्योंकि एक ही स्लाइड में नहीं तो चारों चीजें नहीं आती थी, मैंने आंसर भी साथ ही दे दिया है। ठीक है, इनका आंसर तो साथ में ही सामने सामने दिया हुआ है। कन्वर्जर क्या है, डाइवर्जर क्या है, एसिमुलेटर क्या है, अकोमोडेटर क्या है, तो उसको हम लोग इस चार्ट से सीखते हैं। ये क्या है चारों? कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमुलेटर, अकोमोडेटर, ये चारों क्या है? ये चारों है आपकी लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स, ये चारों क्या है आपकी? कॉल एक पर्सन है जिन्होंने 4 टाइप की लर्निंग स्टाइल्स दी। फर्स्ट लर्निंग स्टाइल कौन सी दी है उन्होंने? अकोमोडेटर। सेकेंड डाइवर्जर, थर्ड कन्वर्जर, फोर्थ एसिमुलेटर। कॉल एक पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया है? लर्निंग स्टाइल दिया है, लर्निंग की एक थियरी दिया है, जिसमें उन्होंने 4 टाइप के लोग बताए हैं। सबसे पहले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? कन्वर्जर। कन्वर्जर कौन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मतलब इनको आप कोई भी चीजें सिखा सकते हो, कोई भी चीज जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, स्टोरी बना बना के भी आप उनको कंसेप्ट समझा सकते हो। और ये लोग एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लोग लाइव रियल लाइफ एग्जांपल्स में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो देखते हैं कन्वर्जर कौन है। कन्वर्जर वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज रखते हैं, राइट। फिर उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, टेक्निकल टास्क अच्छे लगते हैं, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, इमोशंस पे इनको कोई ध्यान नहीं रहता है। इंजीनियरिंग करने वाले, बिजनेस पढ़ने वाले, इकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ने वाले सारे लोग कौन सी लर्निंग स्टाइल को कोप करते हैं? वो लोग बिलोंग करते हैं कन्वर्जर वाले लर्निंग स्टाइल को। ठीक है, फिर आते हैं आपके अकोमोडेटर्स। अकोमोडेटर्स कौन होते हैं? अकोमोडेटर्स वो लोग होते हैं जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेते हैं एंड एक्टिव ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस रखते हैं, कॉन्क्रीट यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी चीज का, और एक्टिवली बैठ के उस चीज को ऑब्जर्व भी करते हैं। तो अकोमोडेटर कौन है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने वाले, ऑब्वियसली। इनको नए नए चैलेंजिंग टास्क पसंद आते हैं, इनको नई नई इंफॉर्मेशन रियल लाइफ में अप्लाई करना पसंद आते हैं। ये अपने फेवर को सबसे ज्यादा मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मन जो इंट्यूशन बता रहा है उसको ये चीज को ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ कोई चीज एक्सपीरियंस करके सीखी है। तो ऑटोमेटिक है ना कि वो लोग उस चीज से रिलेटेड उनको जो भी इंट्यूशन आएगा वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये लोग कौन से फील्ड में होते हैं? सोशल वर्क की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में और लॉ की फील्ड में। ठीक है, फिर आते हैं आपके डाइवर्जर्स। डाइवर्जर्स कौन होते हैं? डाइवर्जर्स होते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये लोग एक्सपीरियंस करना बहुत प्रेफर करते हैं, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी कुछ होगा तो उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक ये लोग रिफ्लेक्ट नहीं करने वाले, तब तक ये लोग सोच विचार नहीं करने वाले। लाइक टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक ये सोच विचार नहीं करते हैं, तब तक ये उस पर अपनी राय नहीं देंगे। ये लोग तभी अपनी राय देंगे, ये लोग तभी सोच विचार करेंगे जब क्या होगा? कोई एक्सपीरियंस, कोई घटना घटेगी उनके साथ। ठीक है, ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स को मानते हैं, देखते हैं, इनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत पसंद है। ये ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, ये ज्यादा देखते रहते हैं, समझते रहते हैं चीजों को, ज्यादा इमेजिनेटिव रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। ऐसे टाइप के लोग कौन सी फील्ड में आते हैं? ऐसे टाइप के लोग आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, इन सब फील्डों में रहते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल है आपका एसिमुलेटर। एसिमुलेटर क्या होता है? एसिमुलेटर मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं और रिफ्लेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। यानी ये लोग एक तो कंसेप्ट को भी ज्यादा डीप में नहीं जाते, और ना ही ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रिफ्लेक्टिव करते हैं। रिफ्लेक्टिव यानी कोई चीज होने के बाद ही उस पर रिएक्ट करेंगे। तो सिंथेसाइज आइडियाज इनटू थियरीज, ये हर चीज को थियरी में लेके जाते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग, कुछ नया सोच विचार करना इनको पसंद है। लॉजिकल साउंडनेस अच्छी लगती है ना, कोई चीज लॉजिकली ये लोग करके देखना पसंद करते हैं। ठीक है,
ये लोग कौन से फील्ड में होते हैं? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें इनका ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, आई होप कॉल की चारों लर्निंग स्टाइल्स आपको क्लियर है। फर्स्ट वन कौन सी थी? अकोमोडेटर, सेकेंड है डाइवर्जर, थर्ड है कन्वर्जर, फोर्थ है एसिमुलेटर। आप प्लीज इसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आता है जो किसी ना किसी थियरी से आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आता है जो किसी ना किसी थियरी से आता हो, कोई ना कोई लर्निंग की स्टाइल, लर्निंग की थियरी से एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा बनता है। ठीक है, आई होप ये चारों कॉल के लर्निंग स्टाइल्स आपको क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैचअप है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका। स्पेस कम होने की वजह से मैं मैचअप्स को क्या करूंगी, डायरेक्टली आपके सामने आंसर ही लेके आ जाऊंगी ताकि आपको इजी हो जाए। ये मैचअप किसके ऊपर है? टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर। किसके ऊपर है? टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, सिमेंटिक, सिमेंटिक कैसे टाइप की मेमोरी होती है? सिमेंटिक वो टाइप की मेमोरी होती है जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, एपिसोडिक ये कौन सी टाइप की मेमोरी होती है? जहाँ पे आप लाइफ इवेंट्स जैसे जैसे होते रहते हैं आपके इन एंड अराउंड, आपके जो भी लाइफ इवेंट्स होते हैं वैसे वैसे आप उसको डिस्क्राइब करते जाते हो। जैसे सीरियल्स में, वेब शोज में आप एपिसोड्स देखते हो ना, जैसे जैसे घटना घटती है वैसे वैसे उसको दिखाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल। ये तो आपको पता है, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। तो यहाँ पे जब खुद की बात आएगी, खुद की हिस्ट्री, खुद की आइडेंटिटी के बारे में जब आप बताते हो तो दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल। एंड फोर्थ है स्पेशल। स्पेशल मतलब जब आप रूट टू ड्राइव होम, जब आप याद करते हो कि आपको घर कैसे जाना है, आपको कहाँ, आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, जब आप ये सोचते हो कि ठीक है मेरे को लाइफ में कहाँ पहुंचना है, तो दैट इज योर स्पेशल मेमोरी। ठीक है, आई होप ये चारों टाइप के मेमोरीज जो है वो क्लियर है आप। ठीक है, नॉर्मली आप अगर सोचोगे ना, आपको सिमेंटिक, नॉर्मली मैंने जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा था मैं तो कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे सिमेंटिक तो लगा था कुछ ग्रामर वगैरह से रिलेटेड है, बट फिर मेरे को ध्यान पे आया कि ये टाइप्स ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन है, ना कि बेसिक चीजों का क्वेश्चन है। राइट, तो कई बार सेम चीज होती है लेकिन उसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग भी एक ही वर्ड के होते हैं। राइट, बट क्योंकि ये मैचअप में था क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करना इजी है। क्यों? ऑटोबायोग्राफिकल से, एपिसोडिक से, इन दोनों से, सेकेंड और थर्ड वाले से आप इजीली मैच कर सकते हो और आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है इफ यू वांट टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वांट टू गिव देम इमीडिएट फीडबैक, विच सॉफ्टवेयर विल यू सिलेक्ट। अब यहाँ पे चार अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इन चारों सॉफ्टवेयर को गूगल कर लीजिए, एक बार खुद से देख लीजिए ये सॉफ्टवेयर्स को कि कैसे काम करते हैं, क्या है ये सॉफ्टवेयर्स, मोटा मोटी इनके बारे में गूगल करके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बिकॉज मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है मैं एक एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊं बैठ के, बिट बोलते ना, ऐसी चीजें जो आप खुद से कर सकते हो, मेरे को उसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। राइट, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्टूडेंट को परफॉर्मेंस भी देख सकते हो और उसको इमीडिएट फीडबैक भी दे सकते हो? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? काहूट। ठीक है, अब आप इन चारों को गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। ठीक है, आई होप ये पांचों क्वेश्चन क्लियर है। राइट, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।